नमस्कार साथियों, वेलकम टू सिविल लक्ष्य क्लासेज। पिछली क्लासेज में हमने पार्ट बी के तहत राजस्थान जो नगर पालिका अधिनियम है 2009 का, उसमें अध्याय 1 की बात की थी, जिसमें हमने धारा 1 और 2 को डिटेल से पढ़ा था। इसके जो पीछे 2 क्लासेज मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें हमने स्थानीय सुशासन है उसके इतिहास के बारे में जानकारी की थी। इसके अलावा जो संविधान संशोधन था 74वां, उसको हमने डिटेल से पढ़ा था और उसके अनुच्छेदों को हमने यहाँ पढ़ा था। और इसी को क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम जो अध्याय 2 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें धारा 3 से 50 तक शामिल की गई है। और आज की क्लास में हम धारा 3 से धारा 10 तक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया है, अब क्लास प्रारंभ करते हैं। तो हम सबसे पहले अध्याय 2 की डिटेल से जो 3 से 50 धारा हैं, उनमें से जो 3 से 10 धारा हैं उनका मैं आपको टाइटल्स यहाँ पे समझाऊंगा, यहाँ पढ़ाऊंगा उनको, ताकि आपको ये टाइटल एक साथ याद रखने हैं। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी टाइटल दे देंगे और धारा नंबर पूछ लेंगे, या फिर क्रॉस करवा लेते हैं, यानी मिलान करवा लेंगे आपसे। तो इसलिए आपको धारा का नंबर और जो उसका कंटेंट है वो एक बार हमको अच्छे से याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 2 है, इसके अंदर हमने इसका जो नाम है वो याद रखना है हमें। क्या है? नगर पालिका का गठन एवं शासन। ये हमारे धारा 3 से स्टार्ट होता है और धारा 50 तक चलता है, यानी 3 से 50 हमने पहला पढ़ा अध्याय, वो जिसमें सिर्फ 2 ही धाराएं थी, धारा 1 और 2। और हम जो दूसरा पढ़ रहे हैं अध्याय, उसका नाम है नगर पालिका गठन एवं शासन, और उसके धाराएं हैं वो 3 से 50 तक है। ठीक है, इसमें जब धारा 3 है उसका संबंध परिसीमन से है। परिसीमन का मतलब होता है सीमा का डिसाइड करना, सीमा को निश्चित करना। फिर आ जाएगा हमारा धारा नंबर 4, जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसमें कि नगर पालिका को अधिनियम के कुछ उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति है। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई ऐसी नगर पालिका है जहाँ पर एक्ट के सभी प्रावधानों को लागू करना मुश्किल है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो वहाँ अगर अमेंड करके लागू कर किए जा सकते हैं, या फिर उनको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो एक्ट प्रॉपरली वहाँ वर्क कर पाएगा। तो इसलिए क्या कर सकती है, राज्य सरकार एक गजट में नोटिफिकेशन जारी करती है और उसके माध्यम से क्या कर देती है, अधिनियम के छूट दे देती है। मतलब उन प्रावधानों को वहाँ लागू करना कंपलसरी नहीं रहता है। तो ये कार्य किया जाता है अपने धारा नंबर 4 के तहत। कौन करवाती है? राजस्थान सरकार। ये हमें पता होना चाहिए, कौन कराती है? राजस्थान सरकार। ठीक है, फिर हम बात करते हैं धारा नंबर 5 की। इसमें क्या है, तो नगर पालिका की स्थापना और उसके निगमन की बात की गई है। इसके हम डिटेल से पढ़ेंगे कि नगर पालिका कैसे स्थापित की जाती है, कैसे उसका गठन किया जाता है। फिर उनकी संरचना, उसकी सदस्य संरचना है, वो सब हम डिटेल से धारा नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे। फिर धारा नंबर 7 आती है, जिसके अंदर हम उसके कार्यकाल की बात करते हैं। फिर धारा नंबर 8, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो नगर पालिका का जो शासन है, उनमें बैठे हुए जो अध्यक्ष है उनके द्वारा चलाए जाते हैं। नगर पालिका का शासन नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम के अध्यक्षों के माध्यम से निहित होता है, यानी उनके द्वारा चलाया जाता है। फिर बात करते हैं धारा नंबर 9 की, जिसके अंदर वार्डों के विभाजन की बात की गई है। और धारा नंबर 10, जिसके अंदर वार्डों के निर्धारण, उनके अवधारण की बात की गई है, उसका डिसाइड कैसे किया जाता है कि कौन सा वार्ड कैसे होगा। तो ये 10 धाराएं आज हम इस क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। एक बार सबको आपको बता देता हूँ कि धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, धारा 3 के अंदर हमने पढ़ा परिसीमन। क्या पढ़ा? परिसीमन यानी सीमा को डिसाइड करना। 4 के अंदर हमने छूट पढ़ी कि प्रावधानों से छूट मिल सकती है कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर। धारा नंबर 5 हमने पढ़ी क्या, नगर पालिका के गठन, नगर पालिका के गठन की बात की गई है। इसके अंदर गठन और निगमन की बात की गई है। फिर धारा नंबर 6 की बात करेंगे। 6 के अंदर संरचना दी गई है नगर पालिका की। 7 के अंदर उसके कार्यकाल की बात की गई है। ठीक है, 8 के अंदर हमने पढ़ा कि जो नगर पालिका का शासन है वो उसके अध्यक्षों के द्वारा चलाया जाता है, पढ़ा अपन ने ये। फिर 9 पढ़ा हमने वार्डों का विभाजन की बात की, और 10 के अंदर हमने उसके निर्धारण की बात की है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, इनको आंख बंद करो, अपने माइंड में रिकॉल करो और याद करने की कोशिश करो। 3 में सीमा, 4 के अंदर छूट, 5 के अंदर जो गठन है उसकी बात की गई है, 6 के अंदर संरचना, संरचना वाला याद रख सकते हो आप, बेंजीन की संरचना है, षटकोणीय संरचना से। भाई 6 होते हैं उसमें भी, इसमें भी 6 होते हैं, तो उसकी संरचना से हम याद रख लेंगे, संरचना ऐसी होती है। फिर 7 फेरे मान लो, कैसे भी याद कर लो कि कार्यकाल क्या होगा कि 7 वर्ष, 7 तो कार्यकाल 7 के अंदर है। फिर जो शासन है वो अध्यक्षों के माध्यम से चलाएगा, वो 8 के अंदर है। और वार्ड संबंधी जो दो धाराएं हैं वो 9 और 10 है, यानी वार्ड का जो पहले क्या करेंगे, उसका विभाजन करेंगे और फिर उसका निर्धारण करेंगे। 10 के अंदर उसका निर्धारण दिया गया है। ठीक है, तो ये 10 धाराएं, ये जो 7 धाराएं हैं, हम 8 धाराएं हैं, 3 से 10 तक की जो 8 धाराएं हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं धारा 3 से, नगर पालिकाओं का परिसीमन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, परिसीमन कौन करेगा, कैसे होगा? तो राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए क्या करती है, राज्य सरकार गजट में
एक मिनट। राज्य सरकार क्या करेगी, गजट के अंदर नोटिफिकेशन जारी करती है, करती है गजट नोटिफिकेशन जारी करती है और उसके माध्यम से नगर पालिकाओं का परिसीमन किया जाता है। ठीक है, इसके लिए परिसीमन होगा यानी नगर पालिका का क्या करेगा, उसकी सीमा का डिसाइड करेंगे। तो सीमा डिसाइड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस सीमा पर क्या लगाए जाएंगे, चिन्ह लगाए जाएंगे कि भाई नहीं लगाते कि आप कौन सी नगर पालिका में, तो आप सवाई माधोपुर नगर पालिका में प्रवेश कर रहे हैं, आप चाकसू नगर पालिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे बोर्ड लगाते हैं सीमा चिन्ह कर कि भाई मैप के अंदर भी बताएंगे ना कि भाई हमारे जो अधिकार क्षेत्र है वो इस एरिया में है। मान लो ये पूरा मैप है पूरे जिले का, इसके अंदर ए नगर पालिका ये है, बी नगर पालिका ये है, सी, तो कैसे पता चलेगा, तो उनके जो सीमा है वहाँ पर चिन्ह लगाए जाते हैं। तो उनके निर्माण और मेंटेनेंस का जो भी खर्चा आता है, जो चिन्ह बनाते हैं उनका खर्चा तो कौन देगी, नगर पालिका। यानी जो उनका खर्च, जो पैसा जितना भी खर्चा होगा उसके अंदर नगर पालिका निधि से लिया जाता है। किससे, नगर पालिका का एक फंड होता है और उसके अंदर से ये लिया जाता है। जबकि जो ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी सीमा कहाँ तक रहेगी, वो डिसाइड करने का काम होता है डीएम साहब का, यानी कलेक्टर महोदय का, यानी जिला कलेक्टर जी इसका निर्धारण करते हैं और इसका जो खर्च आता है वो नगर पालिका निधि से लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 3 चीज़ें पढ़ी अपन ने परिसीमन के लिए, क्या क्या, कि इसके लिए गजट नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करती है। फिर इसका जो सीमा चिन्ह का काम किया जाता है उसमें जो खर्चा होता है वो तो नगर पालिका निधि से लिया जाता है, लेकिन उसका डिसीजन लिया जाता है वो कौन करता है, डीएम साहब करते हैं, यानी जिला कलेक्टर साहब करेंगे। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं, भाई नगर पालिका कैसे घोषित की जाती है। तो मान लो कोई गाँव था, अब वो इतना डेवलप हो गया है, उसकी आबादी इतनी हो गई कि वहाँ पे नगर पालिका गठित की जाती है। अपन ने पढ़ी थी नगर पालिका का क्या क्राइटेरिया है कि 20,000 से 1 लाख की आबादी है तो नगर पालिका बनाई जाएगी, 1 लाख से 5 लाख की आबादी है तो नगर परिषद बनाई जाएगी, और 5 लाख से अधिक है तो उस कंडीशन में नगर निगम बनाई जाती है। तो मान लो कोई स्थानीय क्षेत्र है, वहाँ पर आबादी 20,000 कूद गई है तो उस कंडीशन में क्या बनाएगा, वहाँ पर नई नगर पालिका बनाई जाएगी। उसके घोषणा के लिए गजट नोटिफिकेशन करेगी, कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। उसका सीमा चिन्हांकन का निर्धारण कौन करेगा, तो डीएम साहब करेंगे। खर्चा कौन उठाएगी, नगर पालिका खुद उठाएगी। ठीक है, तो ये सब होता है। तो इस कंडीशन में क्या क्या चेंज आ जाएंगे, तो पहले जब गांव था यानी जब वो ग्राम पंचायत में शामिल था तब वहाँ पर पंचायती राज एक्ट लागू होता था 1994 का। लेकिन जैसे ही वो क्या बनती है नगर पालिका, उस कंडीशन में उसके ऊपर क्या लागू हो जाएगा, जो हमारा नगर पालिका एक्ट है 2009 का, वो इस पर लागू होना स्टार्ट हो जाता है। फिर भाई यहाँ पर तो क्या थे, सरपंच उप सरपंच वगैरह थे, तो इन सबको हटाकर क्या बनाए जाएंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षद बनाए जाएंगे। इसके लिए क्या करना होता है, जैसे इसका गठन होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना होता है। लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता तो उन 6 महीनों के अंदर क्या करेंगे, तो ये जो सरपंच था वो तो अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, जो सरपंच था वो उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा, और जो वार्ड पंच थे वो पार्षद के रूप में वहाँ पर कार्य करेंगे। ठीक है, फिर जो स्थानीय क्षेत्र के जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटी है, यानी उसकी जो भी संपत्ति थी उसके पास या जो भी दायित्व है उसके पास, मान लो उसने कहीं से लोन वगैरह है उसके ऊपर, या फिर ऐसा कोई भी काम अधूरा था उसके लिए उनको पैसा देना था किसी को, तो उस कंडीशन में जो भी दायित्व है या भी जो भी उनके पास संपत्तियां हैं, कोई बिल्डिंग है या जो भी चीज़ है, वो सभी सभी किसके पास चली जाएंगी, जो नई गठित नगर पालिका है उसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे ऐसे कैसे। ठीक है, पुराना खाता किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, नई नगर पालिका के पास डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फिर मान लो क्या हो जाए, ये तो एक कंडीशन हो गई कि नई नगर पालिका बना रहे हैं, पर मान लो किसी स्थानीय क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, पहले से ही कोई मौजूद है नगर पालिका, उसके अंदर शामिल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। जैसे कि मान लो नगर पालिका थी ये कोई, ठीक है, और ये स्थानीय क्षेत्र था, और इन दोनों को मिला के ऐसे बना रहे हैं, मतलब उन दोनों को शामिल किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में जो शामिल किए गए क्षेत्र है सदस्यों का निर्वाचन 6 महीनों के भीतर, यानी जो इस क्षेत्र के अंदर यानी स्थानीय क्षेत्र में क्या होगा, अब यहाँ पर नगर पालिका के सदस्य आएंगे यानी पार्षद आने चाहिए, तो इस कंडीशन में इन पार्षदों का चुनाव 6 महीने के अंदर किया जाए। कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। और जब तक चुनाव नहीं होता तब तक क्या होता है, वही वाली बात कि जो इनके जो सदस्य थे, चाहे सरपंच हो चाहे उप सरपंच हो चाहे सदस्य हो, ये सभी की सभी वहाँ पर तो अगर नहीं होगी तो उस कंडीशन में ये क्या क्या बनते हैं, ये तो अध्यक्ष बनेगा, ये उपाध्यक्ष बनेगा, और ये क्या बनता है, पार्षद बनता है। लेकिन अगर उसे शामिल किया जा रहा है उस कंडीशन में ये सारे के सारे क्या बनते हैं, पार्षद बनते हैं। सारे के सारे क्या बनते हैं, पार्षद बनते हैं। मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, तो आप समझ गए यहाँ पे। ठीक है, जब आगे पढ़ाऊंगा तब आपको एडिट करके दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि अगर स्थानीय क्षेत्र शामिल नहीं है, नया बनाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में सरपंच उप सरपंच और सदस्य है वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षद बनते हैं। लेकिन अगर वो पहले से गठित नगर पालिका में शामिल किए जा रहे हैं उस कंडीशन में जो सरपंच हो उप सरपंच हो या सदस्य हो वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, वार्ड पंच जो भी है वो सारे के सारे डायरेक्टली पार्षद बनाए जाते हैं। आगे समझ में। ठीक है, और 6 महीने के अंदर चुनाव वाली कंडीशन वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये एसेट्स और लाइबिलिटी उसमें भी ट्रांसफर होती है और यहाँ पर भी ट्रांसफर हो रही है। ओके, फिर एक कंडीशन और है, स्थानीय क्षेत्र मौजूदा नगर पालिका से अपवर्जित बाहर किया जा रहा है। मान लो कोई नगर पालिका है बड़ी सी,
अब क्या हो रहा है कि नगर पालिका के कुछ एरिया को हटा कर क्या कर जा रहे हैं, उनको हटा दिया जा रहा है, उसको बाहर कर रहे हैं, यानी नगर पालिका अब ऐसी रहेगी। और जो ये क्षेत्र था इसे क्या कर दिया है, किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में शामिल करने की बात कर रहे हैं। आगे समझ में, मान लो कोई नगर पालिका है, पूरी की पूरी नगर पालिका है, ये पूरी नगर पालिका थी, इसमें से ये वाला क्षेत्र हटा दिया है, मतलब ये नगर पालिका भी इतनी रह गई, ये वाला क्षेत्र हटा दिया, तो ये वाला क्षेत्र हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, वापस स्थानीय क्षेत्र बन जाएगा, यानी गांव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वापस गांव बन जाएगा। और इसमें शामिल होता तो वो क्या बन जाता, नगर पालिका बन जाता। तो वापस गांव बन गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी क्षेत्र हटाया यानी अपवर्जित क्षेत्र है, उसके सदस्यों भी नगर पालिका के सदस्य नहीं रहेंगे। अब जो क्षेत्र में जो भी सदस्य थे, मान लो इसके अंदर 2 वार्ड आ रहे, मतलब टोटल में 10 वार्ड है, ठीक है, और इधर 2 वार्ड रहते थे, यानी 2 जो पार्षद है वो इधर रहते, तो ये 2 पार्षद यहाँ से हट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये नगर पालिका के सदस्य नहीं रहेंगे। अब नगर पालिका के सदस्य नहीं रहेंगे। फिर अपवर्जित क्षेत्र है, अगर उसको, जो हमने क्षेत्र हटाया, अगर उसको स्थानीय क्षेत्र में शामिल करते हैं तो पूर्ववर्ती नगर पालिका के जो भी एसेट लाइबिलिटी है वो स्थानीय क्षेत्र के पास चले जाएंगे। मतलब हमने भाई हटाया है, उसमें 2 कंडीशन शामिल की है हमने। भाई हटा के या तो क्या कर सकते हैं, गांव में शामिल कर सकते हैं, या फिर हटा के किसी और दूसरी नगर पालिका में शामिल कर सकते हैं। मान लो सीधी बात ये है कि भाई ये तो है हमारे पास नगर पालिका, अब इसमें क्या हो सकता है कि इसमें से कुछ एरिया, मान लो ये वाला एरिया हमने हटाया और इसको बना दिया हमने ऐसा, ठीक है, ऐसा बना दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो हटाया वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। इसका क्या क्या कर सकते हैं, एक तो इसको गांव में शामिल कर दें, कोई और ग्राम पंचायत पड़ी है उसके अंदर मिला दिया, या फिर इसे किसी दूसरी नगर पालिका में शामिल कर लो, उसके बगल में एक और नगर पालिका थी, नगर पालिका बी में शामिल कर दिया। तो दोनों ही कंडीशन में अलग अलग बात होगी। क्या होगी, अगर मान लो उसे स्थानीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो पूर्ववर्ती नगर पालिका में उसके हिस्से में जितने भी एसेट लाइबिलिटी आती है वो सारे के सारे किस में शामिल हो जाएगी, स्थानीय क्षेत्र में शामिल हो जाएगी। अगर दूसरी नगर पालिका में शामिल किया जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में एक स्पेशल कंडीशन बनती है। क्या बनती है कि राज्य सरकार आती है दोनों के बीच में और राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है और उसके माध्यम से एसेट लाइबिलिटी दोनों नगर पालिकाओं के मध्य विभाजित की जाती है। क्या की जाती है, नगर पालिकाओं के मध्य विभाजित की जाती है। दोनों कंडीशन समझाई मैंने आपको, ये वाली तो भाई जो नगर पालिका ए है उसका कुछ हिस्सा है वो निकाल कर नगर पालिका बी में शामिल किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो इसके जो भी एसेट लाइबिलिटी है वो इसके पास ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार क्या करेगी, गजट में नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये वाली कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन आती है कि मान लो एक नगर पालिका है, उसको बांट दिया और 2 हिस्सों में बांट दिया। नगर पालिका ए थी, उसको बी और सी के अंदर बांट दिया। नगर पालिका ए है, उसको नगर पालिका बी और नगर पालिका सी में बांट दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो नगर पालिका ए के जो भी प्रतिनिधि है वो नगर पालिका बी और सी में वार्ड अनुसार बांट दिए जाएंगे। मान लो कैसे, नया चुनाव तो कब होगा, 6 महीने का। हर कंडीशन में एक चीज़ याद रखना है, हर कंडीशन में जो भी क्षेत्र हटाया जोड़ा गया है उस क्षेत्र के अंदर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना कंपलसरी होता है दोबारा। जब तक चुनाव नहीं होता तब तक एडजस्टमेंट चलता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट है वो कि नगर पालिका ए को अगर बी और सी में तोड़ दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या एडजस्टमेंट होगा, तो जो मान लो ए है, इसके टोटल 10 सदस्य थे, इधर 5 सदस्य बैठते थे, सॉरी 6 मान लेते हैं, इधर 4 बैठते थे, तो इसको तोड़ा हमने बी और सी के अंदर, तो जो बी में जो 6 जो सदस्य थे वो ऑटोमेटिकली इसके सदस्य बन जाएंगे, और जो ये 4 सदस्य थे वो इसके ऑटोमेटिकली 4 सदस्य बन जाएंगे। और ये आपसी सलाह करके डिसाइड कर लेंगे अध्यक्ष कौन रहेगा और उपाध्यक्ष कौन रहेगा, या फिर खुद निर्वाचित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना लेंगे, ठीक है। तो ये वाला काम होगा, 6 महीने के अंदर पुनर्चुनाव करवाना ही है। इसके अलावा एसेट और लाइबिलिटी को कैसे बांटा जाएगा, तो वही राज्य सरकार के द्वारा राज्य गजट में नोटिफिकेशन, यानी जब नगर पालिकाओं के अंदर हम क्या करेंगे, एसेट लाइबिलिटी डिवाइड करते हैं, उस कंडीशन में हर कंडीशन में राज्य सरकार इन्वॉल्व होती है ताकि दोनों के बीच में कोई मतभेद ना हो, इसलिए, ठीक है। तो एसेट लाइबिलिटी के डिसीजन के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर देगी। लेकिन यदि दोनों के बीच में मतलब उनकी बॉर्डर है, सीमा है, उसके ऊपर मान लो कोई भंडार गृह है, कोई आवास गृह है, या कोई भी ऐसी सरकारी बिल्डिंग है जो दोनों की सीमा पर मौजूद है, तब भी क्या आएगी, राज्य सरकार आती है बीच में और तय करेगी कि वो वाला जो भंडार गृह है वो किसको दिए, और जो आवास गृह है या कोई भी और बिल्डिंग है वो किसको दिया, मतलब दोनों में डिसाइड कर देगी। एक तरह से जैसे घर में बंटवारा होता है तो गांव के पंच आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ इसको दे दो, ये चीज़ इसको दे दो, तो वही बात है, वो डिसाइड कर लेती है राज्य सरकार की भाई ये जो लाइन पे जो सीमा पर ये बिल्डिंग है वो नगर पालिका ए को जाएगी या बी को जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारा, ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अगर नगर पालिका ए बी
अब हमने विभाजन की बात कर ली भाई, दोनों को अलग तोड़ के बनाएंगे तो क्या होगा। अगर मान लो दोनों को जोड़ दिया जाए, नगर पालिका ए है कोई और नगर पालिका बी है, दोनों को जोड़ा नगर पालिका सी बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसके सदस्य और इसके सदस्य मिलकर इसके सदस्य बन जाएंगे और 6 महीने के अंदर वापस चुनाव कराना है। और एसेट और लाइबिलिटी है वो इन दोनों की एसेट लाइबिलिटी दोनों मिलाकर इसके अंदर शामिल हो जाएगी। सिंपल 3 चीज़ें बात पढ़नी होती है, तीनों चीज़ हमने इसमें समझ ली है भाई। नगर पालिका ए है और नगर पालिका बी है, इसके अंदर मान लो हमारे पास 6 सदस्य हैं, इसके अंदर 4 वार्ड है, तो 6 4 10, तो इधर टोटल मिला के 10 वार्ड सदस्य बना दिए जाएंगे। फिर वापस में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेंगे 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने बाद वापस पुनर्चुनाव कराए जाएंगे और प्रॉपरली चुनाव हो जाएंगे। और जो इनकी एसेट लाइबिलिटी मान लो इसके बाद 10,000 रुपये पड़े, इसके बाद 20,000 रुपये पड़े, तो इसके बाद टोटल 30,000 रुपये हो जाएंगे। तो इन दोनों की एसेट लाइबिलिटी दोनों एक साथ जुड़ जाएगी। सिंपल लॉजिक है इसके अंदर। धारा 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए हम धारा 3 को अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, समझना है। मैं आपको इसका सारा रिकेप आपको एक बार करा देता हूँ फटाफट से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, धारा 3 हमारे पास ये रहा। ओके, तो ठीक है, हमने पढ़ा। देखो धारा 3 के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है जो हमने एक बार मैं आपको ब्रीफ में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ एक पेज ऐड कर लेते हैं। हमने धारा 3 के अंदर कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ चीज़ें हटाई। जैसे कि कोई भी नगर पालिका है, उससे हम 2 नगर पालिका बना दी, यानी ए नगर पालिका से हमने बी और सी बना दी, या फिर ए और बी मिलाकर हमने सी बना दी। एक काम तो हमने ये किया है, यानी जो नगर पालिकाओं को तोड़ा भी है और नगर पालिकाओं को जोड़ा है। अब एक हमने क्या किया कि एक नगर पालिका को तोड़ा, ए नगर पालिका है, इसके कुछ हिस्से को तोड़ा और इस हिस्से को 2 जगह शामिल कर सकते हैं, या तो गाँव में शामिल कर दें या फिर नगर किसी दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दें। एक काम ये किया हमने। इसके अलावा हमने एक काम क्या किया कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र है, उसको क्या कर दे रहे हैं हम, नगर पालिका में शामिल कर रहे हैं, नगर पालिका में शामिल कर रहे हैं, या फिर इसको वापस नई नगर पालिका बना रहे हैं। हमने ये कुछ कंडीशंस पढ़ी है। एक कंडीशन तो ये कि एक नगर पालिका को तोड़कर 2 बना दो, दो को जोड़कर 1 बना दो, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन, एक नगर पालिका कुछ हिस्से को हटाकर गांव में शामिल करना, या फिर उसको नगर पालिका में शामिल करना, या फिर स्थानीय क्षेत्र को नई नगर पालिका घोषित करना, या फिर मौजूदा नगर पालिका में शामिल करना। ये कंडीशन हमारे पास। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि भाई 1 से 2 बना रहे हैं, तो इस कंडीशन में इसकी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी होगी वो इन दोनों में बटेगी। लेकिन कैसे बटेगी, स्टेट गवर्नमेंट के गजट नोटिफिकेशन के द्वारा बांटी जाएगी। एक चीज़ हमने पढ़ी। इसके अलावा इन दोनों के बीच कोई भी आवास गृह या भंडार गृह आएंगे, तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच कैसे बढ़ेंगे, वो भी राज्य सरकार बीच में आएगी और वो बताएगी भाई ये किसके अलॉट किए जाता है। ठीक है, फिर जो भी इसके सदस्य हैं, इसके हिस्से में जितने सदस्य आएंगे वो इसके पास, इसके हिस्से में जितने सदस्य आएंगे उसके बन जाएंगे। तो कैसे, 6 महीने के लिए, और 6 महीने के अंदर इनको पुनर्चुनाव कराना कंपलसरी होता है। हर कंडीशन में 6 महीने की कंडीशन लागू होती है। ठीक है, फिर आता है ए और बी को मिलाकर सी बना रहे हैं, तो क्या होगा, तो इनकी एसेट लाइबिलिटी इसके पास चली जाएगी सेम टू सेम। इनके जो सदस्य हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा, काम खत्म। आगे चलें। अब कोई भी नगर पालिका है मौजूद, उसके अंदर से कुछ हिस्सा हटा रहे हैं, अपवर्जित कर रहे हैं, और उसको अगर गाँव में शामिल कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो इसमें जितने भी मेंबर आ रहे हैं टेम्पररी रूप से इसके मेंबर बना दिए जाएंगे और 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा। एक बात तो ये, इसकी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इसके पास ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, और इस अगर नगर पालिका बनाई जा रही है, अगर उसको जो हटाकर दूसरी नगर पालिका में उसको शामिल कर रहे हैं, तो यही वाली कंडीशन हो जाएगी कि एसेट लाइबिलिटी दोनों के बीच बटी जाएगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के साथ बांटी जाएगी साथ में, और जो भी इसके सदस्य वो इसके सदस्य बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली बात खत्म। इतना सही है। फिर स्थानीय क्षेत्र को अगर नई नगर पालिका बना रहे हैं, तो इधर पंचायती राज चल रहा था पहले, इधर अब नगर पालिका वाला एक्ट लगेगा। इधर वाली कंडीशन में उल्टा कर देंगे हम, इधर वाली जो भी पिछले पढ़ी है ना हमने, गाँव बनाएंगे तो पहले नगर पालिका एक्ट लग रहा था, अब इनके पास पंचायती राज एक्ट लगेगा। सिंपल बात। फिर स्थानीय क्षेत्रों को नई नगर पालिका बनाएंगे, तो इसके पास जितने भी एसेट लाइबिलिटी हो नई नगर पालिका के पास चले जाएंगे। और इसमें एक कंडीशन वो रहती है सरपंच उप सरपंच वाली, वो याद रख सकते हैं भाई। सरपंच, उप सरपंच और जो वार्ड पंच है वो इधर क्या बन जाएंगे, इधर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके पार्षद बन जाएंगे नई नगर पालिका में। तो लेकिन अगर स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल किया जाता है, तो उस कंडीशन में ये सारे के सारे क्या बनते हैं, वहाँ पे जाके पार्षद ही बनेंगे। एंड अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऑलरेडी मौजूद होगा वहाँ पर, इसलिए ये डायरेक्टली वहाँ पे पार्षद के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमने पढ़ी। धारा 3 यही है सारा कुछ निचोड़ इसका, जो हमें आराम से बहुत बारीकी समझोगे समझने का है। इसमें रटने का तो कुछ है नहीं, ये बात पक्की है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 4। ये कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि भाई नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के उपबंधों से छूट देने की शक्ति है। किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से दे सकती है। जो नगर पालिका है उसके एक्ट को प्रभावी
क्रियान्वयन के लिए क्या करती है राज्य सरकार, एक्ट में छूट दे सकती है। दूसरा कंडीशन, उसके लिए कुछ नए नियम भी बना सकती है राज्य सरकार के द्वारा। भाई ये नियम काम नहीं कर रहे तो ये नियम इसके ऊपर लागू करवा सकती है कुछ टाइम के लिए, जब तक की सिचुएशंस वैसी ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाली हमने बात कर ली है पहले, धारा नंबर 4। फिर आते हैं धारा नंबर 5। धारा नंबर 5 के अंदर नगर पालिका की स्थापना और उसके निगमन की बात की गई है। निगमन यानी होता है उसको कॉरपोरेशन की बात की गई है। ठीक है, तो स्थापना हम पढ़ चुके हैं कि नगर पालिका की स्थापना 20,000 से 1 लाख के एरिया में, नगर परिषद की स्थापना 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर, और जो नगर परिषद है उसमें 5 लाख से अधिक आबादी पर नगर निगम की स्थापना की जाती है। इधर संक्रमण क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पर गाँव और नगरों दोनों की क्वालिटीज़ मिलती है। यानी जो कस्बा टाइप होता है वहाँ पर नगर पालिका स्थापित की जाती है, जो छोटे नगर होते हैं वहाँ पर नगर परिषद स्थापित की जाती है, और जो बड़े नगर होते हैं वहाँ पर नगर निगम की स्थापना हमारे द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके लिए एक कंडीशन और है कि भाई इन्हें निगमित निकाय घोषित किया। आपने पढ़ा ना निगमन, निगमन का मतलब क्या है, निगमित निकाय यानी एक तरह से क्या होगी, कॉर्पोरेट बॉडी होगा, कॉर्पोरेट। इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी क्या होता है, यानी कोई भी कंपनी की तरह, इसे किस तरह लिया जाएगा, एक एज अ कंपनी लिया जाता है। जो भी नगर परिषद बनाएंगे या नगर निगम बनाएंगे या नगर परिषद, वो एक तरह से कंपनी के रूप में काम करता है। और कंपनी क्या होता है, जैसे कि देखो, एक होता है इंसान, एक होता है वास्तविक इंसान, रियल मैन, और एक होता है कृत्रिम इंसान। तो इन्हें कृत्रिम, जो अगर अकाउंट ऑडिट की तरफ देखें या कोर्ट की तरफ से देखें तो एक तरह से क्या होता है, ये कृत्रिम इंसान होते हैं। कृत्रिम इंसान मतलब इनके पास इंसानों के जैसे शाश्वत उत्तराधिकार होता है। जैसे कि उत्तराधिकार का मतलब समझ में आता है, सक्सेशन मतलब जैसे कि आपके पिताजी की संपत्ति आपके पास आएगी, आपके दादाजी की आपके पिताजी को आई, पिताजी की आपके पास आएगी, यानी क्या है, शाश्वत उत्तराधिकार है। यानी पूर्वजों के जो भी कमाए हुए या उनके जो भी दायित्व है वो हमारे पास ट्रांसफर होते हैं। उसी तरह से कंपनी का भी दायित्व क्या होता है, कंपनी के अंदर, कंपनी खुद तो इंसान है नहीं, तो कंपनी में काम करने वाला एक बंदा होता है या इंसान होता है जो उसको चलाता है, और वो जैसे ही समाप्त होता है तो उसके बाद आने वाला व्यक्ति क्या बन जाता है, उस कंपनी का मालिक बन जाता है। फिर उसके बाद आने वाला व्यक्ति उस कंपनी का मालिक बन जाता है, और उस कंपनी की जो भी एसेट लायबिलिटी है इसी तरह से उनके ऊपर ट्रांसफर होते जाते हैं। और जिस प्रकार से एक इंसान के साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, उसी प्रकार कंपनी के पास क्या होती है, अपनी एक मोहर होती है। वो मोहर ही उसके लिए क्या होता है, सिग्नेचर के रूप में कार्य करता है। इसी के अलावा मान लो कोई इंसान है, उससे गलती होती है तो उसके ऊपर केस चलाया जाता है। उसी हिसाब से कंपनी अगर कोई गलती करती है या नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम कोई गलती करता है तो उसके ऊपर केस चला सकते हैं। और नगर पालिका कोई पैसा खा के चला जाता है या कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो कंपनी क्या कर सकती है, उस इंसान पर भी केस कर सकती है। यानी एक इंसान की तरह ही कंपनी क्या कर सकती है, केस करवा भी सकती है खुद पर, मतलब उसके ऊपर केस भी किया जा सकता है, और कंपनी द्वारा उस इंसान पर केस किया भी जा सकता है, करवाया भी जा सकता है। दोनों कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो निगमित निकाय वाले एक बात आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ, यहाँ तक की बात जो भी 5वें में पढ़ी। भाई निगमित निकाय समझने की बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये। आपको अगर आप अकाउंट्स से रिलेटेड है या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपको पता होगा ये चीज़ें। तो निगमित निकाय होता है मतलब कोई भी कंपनी होती है, एक तरह से कंपनी को समझो, वो एक तरह से इंसान के रूप में जानी जाती है। उसके पास अपनी मोहर होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है, यानी कंपनी कभी नहीं मरती है। कंपनी में हमेशा उसके बाद, मतलब जैसे कंपनी का मालिक है, मान लो बूढ़ा हो गया और उसकी उम्र हो गई और उन्होंने शांत हो जाते हैं, उसके बाद उस कंपनी के जो दूसरे बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा एक नया बंदा चुना जाता है और उस कंपनी का मालिक बनाया जाता है। जैसे टाटा अंकल की कंपनी की बात करें, टाटा जी थे, टाटा जी अभी एक्सपायर हुए हैं। उसके बाद जो भी उनके एक नए मेंबर्स को क्या बना दिया जाता है, उस कंपनी का मालिक घोषित कर दिया जाता है, जो CEO बोल दो या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो, अलग अलग टाइप से इनके नाम चलते हैं। तो वो उसको चलाएगा, तो जो भी एसेट लाइबिलिटीज़ का जो चीज़ होती है उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। फिर बात करते हैं मोहर की, जैसे इंसान का सिग्नेचर होता है उस तरह से की मोहर होती है। केस की बात करें तो कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा तो कंपनी केस कर देगी, और कंपनी किसी को नुकसान पहुंचाती है तो, जैसे कि हम नहीं पढ़ते कि बहुत सारी कंपनियों के ऊपर कोर्ट ने केस चलाकर, मुकदमा चलाकर उन पर 2,000 करोड़ का चला दिया, जैसे एयर इंडिया पे लगा दिया गया था अभी कुछ टाइम पहले। तो ये क्या होता है, उनके ऊपर केस चला दिया जाता है या फिर उनके ऊपर जुर्माना है, बहुत सारी चीज़ें थोप दी जाती है, होता है। तो ये सब कंडीशन हमारे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के लिए भी लागू होती है। ये समझने की बात है यहाँ पर। ठीक है, फिर हाँ, इसके अलावा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तो घोषित किए जाते हैं। इसके अलावा राज्यपाल जी हमारे, किसके पास होती है ये पावर, राज्य सरकार के पास नहीं, गवर्नर जी के पास होती है। किसके पास होती है, गवर्नर के पास, कि वो गजट में नोटिफिकेशन करके क्या कर सकता है, औद्योगिक नगरी घोषित कर सकता है और विकास प्राधिकरण घोषित कर सकता है। हमने पहले ही बात की है विकास प्राधिकरण की, कि धारा नंबर 5 के अंदर बताया गया है, इसके बारे में पढ़ा है हमने पहले। तो विकास प्राधिकरण यहाँ पर दिया गया है। तो औद्योगिक नगरी और विकास प्राधिकरण इनके द्वारा अधिसूचना के द्वारा राज्यपाल जी घोषित करते हैं।
लेकिन जहाँ पर औद्योगिक नगरी घोषित किया जाता है वहाँ पर कोई नगर पालिका कार्य नहीं करती है। जैसे कि भिवाड़ी इंटीग्रेटेड क्षेत्र है, मैंने बताया था आपको, वहाँ पर औद्योगिक नगरी घोषित किया है उसको, इसलिए वहाँ पर नगर पालिका कार्यरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर विकास प्राधिकृत घोषित किया जाता है वहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद हो सकती है, लेकिन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन है। मतलब इसके में कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं होगी। अगर वहाँ पे उस क्राइटेरिया में वो आती है तो वहाँ पर विकास प्राधिकरण भी होगा और साथ में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद भी हो सकती है। ठीक है। और ये किस बेसिस पे बनाया जाता है, यानी उस एरिया का क्या होना चाहिए, सांस्कृतिक महत्व होना चाहिए या कोई ऐतिहासिक महत्व हो, पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हो, तो यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर, फीचर उसके अंदर होगा, तो उस कंडीशन में उस एरिया को विकास प्राधिकरण घोषित कर दिया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि अजमेर क्षेत्र को घोषित किया गया है, जयपुर को घोषित किया गया है, पुष्कर को घोषित किया गया है। तो ये किस बेसिस पे किया गया है, तो ये उनके महत्व के ऊपर घोषित किया जाता है। फिर नगर पालिका से विकास प्राधिकृत अलग भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि हम जयपुर वाली बात करें, जयपुर में नगर निगम भी काम करता है, साथ में जो जयपुर विकास प्राधिकरण वो भी काम करता है। अजमेर के अंदर नगर निगम भी काम करता है और विकास प्राधिकरण भी काम करता है। तो इस तरह से दोनों साथ में भी काम कर सकते हैं और जरूर नहीं दोनों हो एक साथ, बिना उसके भी कार्य होता है। ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमें 5 के अंदर समझनी। तो 5 आपको समझ में आ गया। हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, 5 के अंदर हमने मेनली इसके स्थापना कैसे की जाएगी भाई, 20,000 1 लाख की जनसंख्या हो, 1 लाख से 5 लाख की, 5 लाख से अधिक हो, और संक्रमणशील क्षेत्र, छोटे नगर, बड़े नगर। फिर नगरमत निकाय वाली बात की भाई, शाश्वत उत्तराधिकार होना चाहिए, मोहर होनी चाहिए उसकी, और उसके ऊपर वाद चलाया जा सकता है। ठीक है। फिर राज्यपाल के द्वारा 2 चीज़ घोषित की जाती है, औद्योगिक नगरी घोषित कर सकता है, विकास प्राधिकरण घोषित कर सकता है। औद्योगिक नगरी के साथ नगर पालिका नहीं हो सकती, लेकिन विकास प्राधिकरण के हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कुछ इंपॉर्टेंट महत्व होगा वहाँ पर उस एरिया का, तो वहाँ घोषित कर दी जाती है। ठीक है। फिर बात आते हैं हम धारा नंबर 6 पर, जिसके अंदर नगर पालिकाओं की संरचना की बात की गई है। संरचना क्या होगी, तो इसके अंदर 3 प्रकार के सदस्य होंगे। कितने प्रकार के सदस्य होंगे, ये संरचना की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। कि जो निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या होते हैं, तो जनता के द्वारा जो डायरेक्टली चुने जाते हैं वोट देकर, वो होते हैं निर्वाचित सदस्य। लेकिन पदेन सदस्य कौन होता है, जैसे कि कोई बड़े पद पर ऑलरेडी मौजूद है और उस पद पर होने के वजह से वो ऑटोमेटिकली किसी और पद के लिए भी एलिजिबल हो जाता है और पोस्ट के लिए भी वो, जैसे कि हम बात करें जो एमएलए हैं, इसके अंदर जो एमएलए हैं वो एमएलए के पोस्ट पे भी होते हैं, साथ के साथ वो नगर पालिकाओं के सदस्य के रूप में भी नामित हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो पदेन सदस्य बन जाते हैं। जैसे कि हम कई बार पढ़ते हैं, कुछ मंत्री होते हैं, कुछ एमपी एमएलए होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनकी जो समितियां होते हैं उनके सदस्य पदेन सदस्य समझे जाते हैं। ठीक है। ऐसा ही होता है। इसके अलावा मनोनीत सदस्यों की बात करें, जो कि राज्य सरकार के द्वारा टाइमली मनोनीत किए जाते हैं, और इसके लिए मैंने आपको 6, 8, 12 वाला रूल बताया कि भाई 6 नगर पालिका के लिए, 8 नगर परिषद के लिए और 12 नगर निगम के लिए। ठीक है। तो निर्वाचित सदस्यों की जो सदस्य संख्या होगी वो 13 होगी, क्योंकि एक नगर पालिका के अंदर मिनिमम 13 वार्ड होना कंपलसरी है। लेकिन अभी वर्तमान में इसका क्राइटेरिया को बढ़ाकर 20 कर दिया गया है, यानी नगर पालिका के अंदर 20 वार्ड होना जरूरी होता है। ठीक है। पदेन सदस्य की बात करें तो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला जो भी एमएलए है या एमपी है वो क्या हो जाते हैं, उसके नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम में सदस्य बन जाते हैं। लेकिन एक जो कंफ्यूजन है वो आप देख लो, ये बहुत बारीक कंफ्यूजन है जो शायद आपको कहीं मिले ना मिले, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल से लिखा है कि जो एमएलए होता है वो नगर पालिका में सदस्य होता है, नगर परिषद में भी होता है और नगर निगम में, यानी तीनों जगह वो एमएलए क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। लेकिन जो एमपी होता है वो नगर पालिका के अंदर नहीं जाता, यानी जो एमपी होता है वो संसद के लिए काम करता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, इसके लिए वो छोटी जगह नहीं जाता। ये इस दिमाग में रखने के लिए भाई, छोटी जगह नहीं जाता यानी नगर पालिका का सदस्य नहीं होता। वो किसका बनता है, नगर परिषद का और नगर निगम का बन सकता है। जैसे कि ईओआरओ में समझ लो, बताया था मैंने आपको कि जो ईओ होता है वो नगर पालिका में काम करता है, लेकिन जो आरओ होता है वो भाई साहब नगर पालिका में काम नहीं करता है, वो करेगा नगर परिषद में और नगर निगम में। आगे समझ में। ठीक है। उसी तरह से एमपी को और एमएलए को समझो कि भाई जो एमएलए साहब जी वो नगर पालिका, परिषद, निगम तीनों में सदस्य होते हैं, लेकिन जो एमपी साहब होते हैं वो नगर पालिका में सदस्य नहीं होते, परिषद और निगम में सदस्य हो सकते हैं। ठीक। फिर बात करते हैं मनोनीत सदस्यों की। मनोनीत सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं, तो नगर पालिका प्रशासन का जो ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होते हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा इनको क्या करते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। और एक कंडीशन और लगा दी गई है इसमें कि जो जितने भी मनोनीत सदस्य चुने जाएंगे उनमें से कम एक सदस्य दिव्यांग होना कंपलसरी है। दिव्यांग होना कंपलसरी है। ठीक है। अब स्टार्ट से बात करते हैं मनोनीत सदस्यों की। जब पहली बार एक्ट लागू हुआ था ना, उस टाइम मनोनीत सदस्यों की संख्या रखी गई थी कि मिनिमम तो 3 होने चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए,
निर्वाचित जितने भी, यानी 13 निर्वाचित होते थे उस टाइम, तो निर्वाचित सदस्यों का 10% मैक्सिमम होगा। अब मान लो मिनिमम 13 थे, किसी वार्ड में 20 होंगे, तो 20 का 10% यानी 2, ऐसे होते थे पहले चुनाव। जो निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या डिसाइड की जाती है वो इस प्रकार से डिसाइड की जाती थी। फिर इसके बाद अमेंडमेंट हुआ और 4, 5, 6 वाली संख्या डिसाइड की गई। भाई 4 नगर पालिका के अंदर, 5 परिषद के अंदर और 6 निगम के अंदर चुने जाएंगे। लेकिन फिर 2021 में संशोधन आता है और 6, 8, 12 वाली संख्या डिसाइड कर दी जाती है। और अभी के टाइम पे 6, 8, 12 वाला जो निर्णय है वो चलायमान है, वही चल रहा है, इसलिए हमको 6, 8, 12 वाला ही याद रखना है। लेकिन पूछ ले गलती से तो आपको पिछले वाला सारा डाटा पता होना चाहिए, भाई कैसे कैसे चेंज आया था। पहले कंडीशन थी कि मैं मिनिमम 3 सदस्य होने चाहिए, या फिर जो मैक्सिमम है वो निर्वाचित सदस्यों के 10% तक हो सकते हैं। फिर उसके बाद 4, 5, 6 वाले फिक्स कर दिए गए। फिर अब की बार जो फिक्स किया है वो 6, 8, 12 पर फिक्स किया है। इनमें से कम एक सदस्य दिव्यांग होना कंपलसरी कर दिया गया है, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और इनके पास क्या होना चाहिए, नगर पालिका प्रशासन का ज्ञान होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी संरचना। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम इनके पावर्स के ऊपर कि भाई जो पदेन सदस्य होते हैं उनके पास क्या क्या पावर होती है। कि जो पदेन सदस्य उनको वोट देने का अधिकार होता है, ये पता होना चाहिए। ये डाउट करने वाली बात है, क्योंकि हमें लगता है कि वो MP MLA वो यहाँ वोट क्यों देगा, लेकिन ये बात सही नहीं है। MP MLA को भी यहाँ पर वोट देने का अधिकार होता है, उनकी पावर बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो यहाँ पर भी वोट दे पाते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। साथ में एक्ट में जो वर्णित अयोग्यता है वो इन पर लागू नहीं होगी, एक अच्छी बात ये है। लेकिन देखो, इन पर वोट अयोग्यताएं लागू नहीं होंगी, मतलब जैसे कि हम बहुत सारी अयोग्यताएं पढ़ेंगे आगे जाके, जैसे 24 में पढ़ेंगे हम, इसके अलावा शायद 28 में पढ़ते हैं हम अयोग्यताएं कुछ, तो ये जो भी अयोग्यताएं 35 में पढ़ते हैं, तो ये अयोग्यताएं इनके ऊपर लागू ही नहीं होती है। यानी ये अयोग्य तो घोषित किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट यहाँ के मेंबर है नहीं, ये मेंबर वहाँ के विधानसभा और संसद के, और वहाँ की अयोग्यता इनके पर लागू हो सकती है। एक्ट के नगर पालिका जो अयोग्यता इनके पर लागू नहीं हो सकती। ठीक है, साथ में इनको वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है। वोट देने का अधिकार हमारे निर्वाचित सदस्यों के भी होता है, लेकिन यहाँ पर अयोग्यता लागू होती है। भाई इनके ऊपर तो लागू होगी ना। वैसे ही इसी प्रकार से हमारे निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो इनके ऊपर वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पर कई जनता से चुने हुए नहीं होते हैं। इसलिए सिंपल एक दिमाग में चीज़ रखनी है, अगर आगे भी कहीं एग्जाम में या पॉलिटिक्स कहीं आ जाए ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर आपको कुछ आइडिया ना हो, लेकिन वहाँ ये समझ में आ रहा है कि ये बंदा जनता द्वारा चुना गया नहीं है, इतना समझ में आ रहा है कि जनता द्वारा चुना गया नहीं, या तो एग्जाम दे के गया है या फिर मनोनीत किया गया है, उन सारी कंडीशन में उनको वोट देने का अधिकार हो सकता है अपवाद हो, लेकिन वोट देने का अधिकार उनको नॉर्मली नहीं दिया जाता है, मतदान का अधिकार उसके अंदर। ठीक है, तो इनको भी अगर कोई नगर पालिका की बैठक के अंदर कोई भी प्रावधान आता है तो उसके अंदर इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता मनोनीत वालों को। ठीक है, जबकि इनके ऊपर अयोग्यताएं लागू होती है। कौन कौन सी? 24 वाली और 35 वाली। धारा 24 के अंदर जो योग्यता इनके ऊपर लागू होगी और धारा 35 के अंदर जो योग्यता है उनके ऊपर लागू होगी। जबकि इसके ऊपर तो सारी योग्यताएं लागू होंगी, जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके ऊपर जितनी भी योग्यताएं 24 में हो, 28 में हो, 35 में हो, आगे 41, 44 में भी है शायद, तो वो सारी योग्यताएं इनके ऊपर लागू होती हैं। जबकि पदेन सदस्यों पर कोई लागू नहीं होती, और जो मनोनीत सदस्य उन पर 24 और 35 की योग्यताएं लागू होती हैं। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को कभी भी निकाला जा सकता है, यानी राज्य सरकार का जब भी मूड करेगा वो मनोनीत सदस्यों को चेंज कर सकती है, हटा सकती है और नए को लगा सकती है। तो ये राज्य सरकार के पूर्ण अधिकार में है। ठीक है, तो ये वाली बात हो जाती है हमारे किसके अंदर, सदस्य संरचना के अंदर। ये वाली बात हम मेनली पढ़ते हैं। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। वार्डों की संख्या, तो वार्डों की संख्या के बारे में यहीं पर बात की गई है। इसके अंदर उसकी संरचना, नगर पालिका की संरचना के अंदर वार्डों की संख्या के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो 6(2) के अंदर ये बात की गई है। तो आप अगर पर्टिकुलर धारा याद रखना चाहो तो रख सकते हो, मेरे हिसाब से इतना कंपलसरी नहीं है, पर मैंने लिख दिया है, क्योंकि देखो RPSC का कोई भरोसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आ जाए तो हमको हल्का फुल्का आइडिया रहना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ज़्यादा वैसा नहीं लिख रहा। ठीक है, तो वार्डों की संख्या धारा 6(2) के अंदर दी गई है। निर्धारण की बात करें तो इसका निर्धारण, वार्डों की संख्या का जो डिसीजन है वो कौन लेगा कि भाई एक नगर पालिका के अंदर कितने वार्ड होंगे, ये डिसीजन राज्य सरकार के द्वारा कैसे किया जाता है, गजट में यानी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? प्रत्येक नगर पालिका प्रत्येक जनगणना के बाद। प्रत्येक जनगणना के बाद क्या होता है, जैसे भी जितनी भी जनसंख्या है ये उस एरिया की, उसके हिसाब से उसके अंदर चेंज लाया जाता है। और चेंज लाकर क्या करती है राज्य सरकार, वहाँ पर वार्डों की संख्या डिसीजन करती है, गजट में नोटिफिकेशन निकालती है और वहाँ पे फिक्स कर देती है भाई इस नगर पालिका में इतने मेंबर होंगे। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन ये है, मान लेते हैं कि 2000 अब कब हुई, 21 में जनगणना होनी। ठीक है, मान लो 22 में उसके रिजल्ट आ जाते हैं, एक मानते हैं हम एक बार कि 22 में उसके रिजल्ट आ गए हमारे पास, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और मान लो नगर पालिका चल रही है 2020 से, और वो चलेगी कब तक, 2025 तक।
अब मान लो 22 के अंदर डिसीजन आया और वार्ड की संख्या पहले उसमें थी 6 और बढ़ाकर अब कर दी गई 10। मतलब अब जो नए चुनाव हुए और राज्य सरकार ने 10 कर दी भाई कि 10 वार्ड रहेंगे, तो अब क्या इसमें दोबारा चुनाव होंगे, चेंजेस किए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो चल रही है अभी नगर पालिका, ये 25 में खत्म होगी ना, तो जब 25 के बाद 26 में चुनाव होंगे या 25 के अंदर ही जो दोबारा चुनाव होंगे, नए चुनाव, वहां से लागू की जाएगी ये वाली बात। तो ये वाली बात समझने की है कि भाई जो भी इस निर्धारण से विद्यमान नगर पालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगली नगर पालिका के निर्वाचन से इसे लागू किया जाएगा। आगे समझ में? तो ये वाली बात समझाने के लिए मैंने ये डिटेल से बताया आपको। तो वार्डों की संख्या का डिसीजन कौन करता है? राज्य सरकार करती है, गजट में नोटिफिकेशन निकाल कर करती है। प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या के हिसाब से उसके अंदर चेंज किया जाता है, लेकिन जो भी चेंज किया जाता है वो विद्यमान नगर पालिका पर लागू नहीं होता है। जब नए नगर पालिका चुनी जाएगी उस पर लागू किए जाते हैं। ये वाली बात हमें समझनी है अच्छे से, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, इसके अंदर ही आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण की बात हम एक जगह और पढ़ के आए, मैंने आपको बताई थी 2243 टी मैंने आपको टीएसपी से याद करवाया था, ठीक है, कराया था, याद है, ठीक है। तो आरक्षण की बात की थी हमने आर्टिकल 243 टी के अंदर, टीएसपी से याद रखाया था। इसके अंदर आरक्षण, अब जो हमारे धारा है वो कौन सी है? धारा 6 याद रख लेना, या 6(3) याद रख सकते हो आप, अगर स्पेशली याद रखना है। 6(3) में दी हुई है। इसके अंदर क्या दिया है कि संविधान में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, लेकिन 2009 के अंदर राज्य सरकार ने इसे 50% करने की बात की थी, लेकिन 16 जुलाई 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया और 33% को बरकरार कर दिया है। ये वाली बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी वापस पढ़ाया है, याद समझ लो। हम एक एक के बारे में बात करेंगे, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ओबीसी और महिला, ये सब का हम डिटेल से एक एक को पढ़ रहे हैं। 243 टी के अंदर लिखा हुआ है, धारा 6(3) के अंदर लिखा हुआ है, महिलाओं को आरक्षण संविधान में 33% दिया गया है, लेकिन 2009 के अंदर राज्य सरकार ने 50% किया था। फिर 2010 के अंदर 16 जुलाई को 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया और वापस 33% कर दिया गया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम SC ST के चुनाव, उस पर आरक्षण पर। SC हो, ST हो, OBC हो, इन सभी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। किस अनुपात में दिया गया? जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। SC OBC वो, इन तीनों को मिलाकर ही आरक्षण कितना दिया गया? 50% का आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण दिया गया? 50% का आरक्षण दिया गया, ठीक है। OBC का जो मिनिमम आरक्षण है वो कितना है और मैक्सिमम कितना है? तो मैक्सिमम उसका 21% है, ये हमें पता होना चाहिए भाई, इसका मैक्सिमम 21% जा सकता है, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 21%। तीनों को मिला के टोटल कितना परसेंट हो सकता है? 50% हो सकता है, ठीक है। और इसका मिनिमम कैसे निकालेंगे भाई इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो OBC का मिनिमम जो निकालना है वो भाई 50% टोटल है, इसको उल्टा कर लो भाई, इसका 50% निकालना है। सूत्र मान लो ये एक तरह से कि SC + ST + OBC बराबर क्या है? टोटल, ठीक है। अगर OBC का निकालना है तो OBC का निकालना है तो तीनों को मिला 50% है ना, सॉरी 50%, तो 50% यानी 50 माइनस SC और ST का आरक्षण निकाल दो, क्या निकल के आ जाएगा? OBC का आरक्षण यहाँ निकल कर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला की तरह से याद रखना है अपने को कि भाई SC ST OBC बराबर 50%, ओके। तो मैक्सिमम कितना होगा? 21%, और मिनिमम वाला क्राइटेरिया के लिए फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि SC की 25% आरक्षण है, यानी 25% जनसंख्या, तो 25% आरक्षण हो गया। ST की जनसंख्या 10% है, 10% आरक्षण हो गया। OBC का कैसे निकालें? तो OBC का 50 माइनस 25 और 10 35, 50 में से 35 गया तो 15% आरक्षण मिलेगा। और अगर मान लो मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्सिमम 21%, तो 15% ही मिलेगा। अगर मान लो ऐसा हो जाता कि 5% SC है, ST मान लो 8% है, 8 और 5 13, तो 50 माइनस कितना हो जाएगा? ये 13 में से फिर OBC कितना है? तो ऐसे तो आ जाएगा इसका 37%, तो 37% नहीं हो सकता, कितना रहेगा? 21% ही होएगा मैक्सिमम। ये हमें समझना है, ठीक है। आगे समझ में कि 15% कैसे है, 21% कैसे है। तो मिनिमम वाला क्राइटेरिया के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, मैक्सिमम के लिए 21% याद रखना है। फिर SC ST की नगर पालिका में कुल जनसंख्या अगर 70% से ज़्यादा हो जाए, मान लो अब 70% जनसंख्या ज़्यादा होगी, 50% तक तो चल जाता काम, अब 70% ज़्यादा जनसंख्या हो गई, तो उस कंडीशन में OBC की एक भी सीट नहीं रहेगी। यानी एक तरह से ये मान लिया जाएगा कि उस एरिया में जो दलित वर्ग है या फिर जो SC ST वर्ग है वो ज़्यादा है, और SC ST वर्ग ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर OBC को प्रतिनिधित्व देना जरूरी नहीं होगा, इसलिए OBC को जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा वहाँ पर। लेकिन अगर 70% से कम जनसंख्या है तो उस कंडीशन में OBC की एक सीट फिक्स कर दी जाएगी, भाई एक सीट तो कम से कम OBC वालों को दी जाए, और कम से कम OBC वालों को थोड़ा प्रतिनिधित्व हो वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से वो सीट वाला कार्यक्रम ऐसे किया जाएगा। और SC ST OBC का जो भी आरक्षण है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत जो भी टाइम लिखा हुआ है भाई, वो टाइम जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टाइमली अमेंडमेंट करती है और 10 साल के लिए बढ़ाती जाती है, ऐसे करती है। तो वो जो 334 वाला है
वो जब तक चलता रहेगा तब तक यहाँ पर भी वो आरक्षण चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो आरक्षण वाली बात मैं आपको एक बार और समझाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। पेपर में क्वेश्चन आना पक्का ही मान लो, ये आ सकता है वहाँ से, अब बहुत बहुत चांस रहते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा। ठीक है, तो एक बार वापस समझा देता हूँ। महिलाओं वाला सिंपल है, महिलाओं वाला समझाया मैंने आपको, 33% था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर आया हमारा 2009, स्टेट गवर्नमेंट को ने इसको कर दिया 50%। फिर आया हमारा 2010 16 जुलाई, और इसको बढ़ाकर कर दिया गया था, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है, इसने स्टे लगाया और स्टे लगा के क्या कर दिया, इसको वापस 3% कर दिया। ये तो हो गया महिलाओं का काम। फिर आता है हमारा SC ST को मिलता है किस हिसाब से, जनसंख्या के अनुपात में मिलता है। ठीक है, फिर हमने एक चीज़ पढ़ी कि SC ST और OBC तीनों को मिलाकर कितना मिलता है, टोटल 50% मिलता है, ये पढ़ा हमने। और अगर OBC का निकालना है तो OBC को मैक्सिमम तो मिलेगा हमारा कितना, 21%, और अगर मिनिमम निकालना है तो SC + ST -50% कर दो, जो भी निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, OBC का आरक्षण हो जाएगा। अगर OBC की सीटें देखनी हो, इसकी अगर सीटें देखनी हो, कैसे सीटें निकालेंगे कि भाई कितनी सीट रहेगी किसी नगर पालिका के अंदर उसकी, तो सीटें निकालने का 2 क्राइटेरिया। अगर नगर पालिका की में SC ST की जनसंख्या, किसकी, SC और ST की जनसंख्या 70% ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में OBC को सीट नहीं देंगे हम। लेकिन अगर 70% से कम है तो उस कंडीशन में OBC को कम से कम मिनिमम हम 1 सीट दे देंगे। मैक्सिमम तो दे सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मिनिमम 1 सीट हम उसको देंगे ताकि उसका प्रतिनिधित्व हो सके। ये बात हमने इसके अंदर पढ़ी है, ये समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में लिखना, जो चीज़ समझ में नहीं आया हम वहाँ समझाएंगे। वहाँ समझ में नहीं आया, हमारे टेलीग्राम पर हमने डिस्कशन चैनल बना दिया आपके लिए, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हो। तो जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझना ज़रूरी है, पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट होना ज़रूरी है, ये हमारा मेन फोकस है। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल समझाया है। अब हम आगे नेक्स्ट धारा पे चलते हैं, धारा नंबर 7 पर, जिसके अंदर कार्यकाल की बात की गई है। बहुत इजी है कि भाई पहली बैठक से स्टार्ट होगा, 5 साल तक होगा। पहली बैठक से होगा, ये हमें याद रखना है। नगर पालिका की पहली बैठक से 5 साल तक रहेगा। नगर पालिका का विघटन अगर हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने होते हैं। और जो नए चुनाव के माध्यम से जो भी नगर पालिका आती है वो शेष कार्यकाल के लिए, मान लो ऐसे भाई 2 साल में विघटन हो गया तो फिर क्या होगा, तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा दिए और 3 साल के लिए रहेगी वो। ऐसा नहीं है कि वो पूरे अगले 5 साल के लिए नहीं रहेगी, वो 3 साल शेष कार्यकाल के लिए रहती है। ठीक है, तो 3 साल के लिए ही रहेगी, ये याद रखना है। इसके अलावा अगर विघटन कार्यकाल पूर्ण होने के 6 महीने पूरी होता है तो पुनर्निर्वाचन नहीं करवाया जाएगा। आगे समझ में कि भाई सिंपल बात ये समझ लो कि पहली बैठक से 5 साल तक कार्यकाल रहेगा। अगर मान लो विघटन हो जाता है तो उस कंडीशन में शेष कार्यकाल के लिए नई नगर पालिका चुनी जाएगी 6 महीने के अंदर। अगर 6 महीने बचा हुआ कार्यकाल में तो उस कंडीशन में करके क्या करेंगे, चुनाव, नए चुनाव के साथ ही, मतलब जब सामान्य चुनाव होंगे स्टार्ट, तब के तभी हम कार्य कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है धारा नंबर 8, जो हम पढ़ चुके हैं कि जो नगर पालिका का जो शासन है वो नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद के सभापति और नगर निगम के महापौरों के माध्यम से चलाया जाता है। आगे समझ में कुछ भी नहीं इसमें रटने का, सिंपल लाइन है, वो सिंपल याद रखनी है। फिर ये आ जाता है हमारा 9 और 10, ये अच्छी धाराएं वो हम पढ़ सकते हैं। तो धारा नंबर 9 की बात करें हम, धारा नंबर 9 के अंदर वार्डों के विभाजन की बात की गई। किसकी बात की गई, वार्डों के विभाजन की बात की गई। और धारा 6 के अंदर हम पढ़ के हैं, 6(2) के अंदर मैंने आपको बताया था धारा 6(2), जिसके अंदर वार्डों की संख्या की बात की गई थी। डिसाइड कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है संख्या। पढ़ी थी, कब करती है, जो भी जनगणना होती है उसके बाद जनसंख्या में जितना भी चेंज होता है उसके हिसाब से लाई जाती है। पढ़ी है, उसी में हमने पढ़ा धारा 6 में निर्धारित वार्डों की संख्या के अनुरूप सभी वार्डों में लगभग समान जनसंख्या के हिसाब से वार्डों का विभाजन किया जाता है। तो भाई नगर पालिका के अंदर जो वार्डों का विभाजन किस प्रकार से करेंगे, जनसंख्या मतलब उनके अंदर लगभग समान जनसंख्या होनी चाहिए, इस हिसाब से वार्डों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमें समझना है धारा 9 के अंदर। फिर आता है हमारे धारा 10, अंतिम धारा आज के सिलेबस, आज के क्लास की, सॉरी। ठीक है, तो आ जाते हैं हम धारा 10 के ऊपर, जिसके अंदर वार्डों के निर्धारण की बात की गई है। किसकी बात की गई है, वार्डों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर की गई है। वार्ड की सीमा का निर्धारण किसका करना है, ये भी हमें समझना है। वार्डों की सीमा का, कि वार्ड की सीमा कहाँ से कहाँ तक रहेगी, इसका डिसीजन कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगी। सिंपल बात है, ये कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। और किस काम के लिए कर रही है ये काम, निर्वाचन के उद्देश्य से। भाई वार्ड का डिसीजन किस प्रकार से किया जाएगा, भाई कौन सा वार्ड कहाँ तक रहेगा, किस साइड से इसको गिना जाना चाहिए, इसके अलावा इसको नंबर किस हिसाब से देने हैं, आरक्षित सीटें कौन कौन सी, मतलब भाई कौन सी सीट SC को देनी है, कौन से वार्ड की सीट OBC को देनी है, ये सब कैसे डिसाइड करेगी वो, तो वो वार्ड का निर्धारण करके करेगी। और कौन करेगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो वार्डों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, निर्वाचन के उद्देश्य से किया जाता है। SC ST OBC महिलाओं का जो आरक्षित सीटों हैं उनका निर्धारण भी इसके माध्यम से किया जाता है। और आरक्षित जो सीटें हैं वो रोटेशन बेस पे चलती है कि भाई अगर इधर मान लो वार्ड नंबर 1 है
वहाँ पर मान लो पिछली बार एससी की सीट थी, तो अब किसकी आएगी, एसटी की, फिर किसकी आएगी, ओबीसी की, फिर किसकी आएगी, वो महिला की आ जाएगी, फिर किसकी आएगी, तो जनरल की आ जाएगी। तो ऐसे घूमती रहेगी, रोटेशन चलता रहेगा, रोटेशन चलता रहेगा। ये रोटेशन के हिसाब से क्या ली जाती है, आरक्षित सीटें डिसाइड की जाती हैं। ठीक है। वार्डों का संख्यानकन, उनको नंबरिंग किस हिसाब से दी जाती है। तो मान लो अगर ये पूरा नगर पालिका है हमारे पास, ठीक है, तो इस कोने से स्टार्ट करेंगे भाई, 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से क्या की जाती है, नंबरिंग की जाती है। तो उत्तर पश्चिम कोण है, वहाँ से इनको डिसाइड किया जाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे। राज्य सरकार अपने वार्ड निर्धारण के आदेश के प्रारूप को, अब जो भी वार्ड का निर्धारण किया है राज्य सरकार ने, जो भी ऑर्डर तैयार किया, उस ऑर्डर को क्या करती है, दो काम करती है भाई। इस ऑर्डर से दो लोगों को परेशानी हो सकती है, या तो उस नगर पालिका में रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है कि भाई हमें इस वार्ड में नहीं जाना, हमको इस वार्ड में रहना है, या फिर नगर पालिका को हो सकती है कि जो वार्ड का निर्धारण किया है ना सर आपने, तो वो सही ढंग से नहीं किया गया है, ये प्रॉपरली नहीं है। तो वो दो जने इस पर आपत्ति कर सकते हैं। तो उस आपत्ति के लिए क्या करती है, जनता के लिए आपत्ति है तो प्रकाशित करती है। क्या कर सकती राज्य सरकार, जो आदेश बनाया उसने, उसको आपत्ति के लिए प्रकाशित करती है जनता के लिए, और जनता उस पर 7 दिन के अंदर क्या कर सकती है, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है। और राज्य सरकार को लगता है कि आपत्ति सही है, तो वो क्या करती है, उसके अंदर अमेंड करके उसे वापस प्रकाशित करती है। और नगर पालिका के पास उसकी क्या कॉपी भेजी जाती है, आदेश की कॉपी भेज दी जाती है, और नगर पालिका उस पर क्या कर सकती है, टिप्पणी कर सकती है, नोट डाल के कह सकती है कि भाई साहब ये वाली बात आपको हमारी सुननी चाहिए इस मामले में। तो ये वाली बात इसके अंदर की जा सकती है। तो आज हमने क्या पढ़े, धारा 3 पढ़ी, और 3 से धारा 10 तक हमने आज डिटेल से पढ़ा है। अध्याय 2 को प्रारंभ कर चुके हैं हम, और मैं आपको इसका रिकेप करा देता हूँ। सिर्फ 5 मिनट लूँगा आपसे। 47 हो रही है। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं इसका रिकेप फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब तक रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ें याद नहीं रहेगी। ठीक है। तो हमने पढ़ा धारा 3, नगर पालिकाओं को परिसीमन की बात पढ़ी। राज्य सरकार करेगी, गजट नोटिफिकेशन निकाल कर करती है, और इसके लिए जो सीमा चिन्हांकन होता है उसका खर्चा तो नगर पालिका निधि से लिया जाता है, लेकिन उसका निर्धारण जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, कोई भी स्थानीय क्षेत्र यानी कोई भी गांव है उसको नगर पालिका घोषित किया जा सकता है। ऐसा किया जाता है तो पंचायती राज की जगह नगर निगम एक नगर पालिका एक्ट लागू हो जाता है, और 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होता है। अगर चुनाव नहीं होते तब तक क्या होता है, तब तक सरपंच को अध्यक्ष, उप सरपंच को उपाध्यक्ष, और जो वार्ड पंच उनको पार्षद के रूप में काम लिया जाता है। जो स्थानीय क्षेत्र को उसके जो भी एसेट और लाइबिलिटीज है यानी संपत्ति और दायित्व है वो नई नगर पालिका के पर क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। अगर गांव को मौजूदा नगर पालिका में शामिल किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेम बात है, शामिल किए गए क्षेत्र के सदस्यों को 6 महीने के भीतर उनका निर्वाचन किया जाता है। सरपंच, उप सरपंच और जो वार्ड पंच है उनको एज ए पार्षद काम में लिया जाता है, क्योंकि मौजूदा नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद ऑलरेडी मौजूद होता है। स्थानीय क्षेत्र में एसेट लाइबिलिटीज है वो मौजूदा नगर पालिका के अंदर शामिल हो जाएगी। अगर कोई भी नगर पालिका उसे अपवर्जित करके या तो स्थानीय क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है या फिर नगर पालिका में शामिल किया जाता है। अगर स्थानीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जो पूर्ववर्ती नगर पालिका है उसकी जो भी एसेट लाइबिलिटी स्थानीय क्षेत्र के हिस्से में आती है वो उसको बांट दी जाएगी, उसको सौंप दी जाएगी। अगर वो उसे दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो राज्य सरकार गजट में नोटिफिकेशन जारी करेगी और एसेट लाइबिलिटीज़ को दोनों के मध्य विभाजित करने का काम करती है। ठीक है। अगर एक नगर पालिका को तोड़कर 2 बनाया जाता है तो क्या होगा, तो जो एक हिस्से बी हिस्से में और सी हिस्से में जितने भी इसके प्रतिनिधि आते थे उनको बांट दिया जाएगा उस हिस्से में। मान लो इसके अंदर 4 है तो इधर वाले में 6 बन जाएंगे, इधर वाले में 4 आते तो ये इसके 4 मेंबर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब तक कि चुनाव नहीं होता तब तक के लिए कंडीशन लगी जाएगी। सॉरी। और जो आपकी एसेट लाइबिलिटीज़ है उसको राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से दोनों के बीच बांट देंगी। अगर मान लो कोई भी सरकारी बिल्डिंग है दोनों की सीमा पर आती है, दोनों की ही सीमा पर आ रही है, तो उस कंडीशन में राज्य सरकार फिर आती है और बोलती है कि भाई साहब ये वाली नगर पालिका ए के पास जाएगी या ये वाली नगर पालिका बी के पास जाएगी। तो वो उसका डिसीजन कौन करती है, राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा। अगर मान लो 2 को मिलाकर 1 बनाया जाए तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी वही बात कि एसेट लाइबिलिटी है दोनों की मिलकर उसके पास चली जाएगी और जो इनके सदस्य है वो ऑटोमेटिकली सी वाली नगर पालिका के पास चले जाएंगे। ठीक। फिर आ जाती है धारा नंबर 4 जिसके अंदर हमने पढ़ा कि छूट की बात की कि नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के उपबंधों से छूट दी जा सकती है। कौन देगा, राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन के द्वारा दे सकती है और छूट भी दे सकती है, साथ में अगर वहाँ जरूरत हो तो कुछ नए नियम भी वहाँ पर लागू कर सकती है। फिर आता है हमारा धारा नंबर 10 जिसके अंदर नगर पालिका की स्थापना और निगमन की बात की जाती है। स्थापना नगर पालिका की बात करें तो 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या के ऊपर लिखी जाती है, संक्रमणशील क्षेत्र होना चाहिए। जबकि नगर परिषद की बात करें तो 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या के बीच की जाती है और लघु नगरीय क्षेत्र यानी छोटे नगरों के अंदर की जाती है। जबकि नगर निगम की स्थापना 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर और बड़े शहरों के अंदर उसकी स्थापना की जाती है। ये निगमित निकाय के रूप में काम करता है। इसके अंदर क्या होती है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है, सामान्य मोहर होती है और उसको
वाद, उसके ऊपर भी वाद लाया जा सकता है, उसके द्वारा भी वाद लाया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल क्या कर सकता है, अधिसूचना जारी कर औद्योगिक नगरी भी घोषित कर सकता है और विकास प्राधिकरण घोषित करता है। लेकिन औद्योगिक नगरी घोषित करने पर वहाँ पर नगरपालिका कार्यरत नहीं रहती है, जैसे कि भिवाड़ी। और विकास प्राधिकरण क्या होता है, तो जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पर्यटन के रूप में महत्वपूर्ण होता है एरिया, तो उसे विकास प्राधिकरण घोषित कर दिया जाता है। और इसके साथ नगरपालिका चल भी सकती है और नहीं भी चले, जैसे कि जयपुर नगर निगम और जेडीए दोनों एक साथ काम करते हैं। फिर बात करते हैं धारा नंबर 6 की। इसके अंदर नगरपालिका की संरचना दी गई है। इसमें 3-4 चीज़ें हम पढ़ते हैं, जिसमें मेनली हम सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे कि निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्यों की बात करते हैं। निर्वाचित सदस्य मिनिमम तो 13 रहेंगे, यानी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, राजस्थान सरकार ने, कि जो एक नगरपालिका होती है उसमें अंदर कम से कम 13 वार्ड होना जरूरी है, और उस संख्या को बढ़ाकर अभी 20 कर दिया गया है। ठीक है। और पदेन सदस्यों की बात करें तो वो कौन होते हैं, तो जैसे कि कोई भी एमएलए एमपी है, वो इसका नगरपालिका, जो एमएलए है वो नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों का सदस्य हो सकता है, लेकिन जो एमपी है वो नगर परिषद और नगर निगम का ही सदस्य होता है। ठीक है। मनोनीत सदस्यों की बात करें, जिसको नगरपालिका प्रशासन का ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को मनोनीत सदस्य घोषित किया जाता है। फिर इनकी पावर्स की बात कर लेते हैं कि जो निर्वाचित सदस्य होता है उसको मत देने का अधिकार होता है, साथ में उसके ऊपर सभी एक्ट में निहित सभी अयोग्यताएं लागू होती है उसके ऊपर। जबकि जो पदेन सदस्य होता है उसके ऊपर मत देने का अधिकार तो होता है, लेकिन उसके ऊपर एक्ट में वर्णित कोई भी जो अयोग्यता है वो लागू नहीं होती है। जबकि जो मनोनीत सदस्य होता है उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, साथ में अयोग्यताएं जो धारा 24 और 35 के अंदर दी गई वो इसके ऊपर लागू होती है। साथ ही साथ जो राज्य सरकार है उसे कभी भी हटा सकती है और नए बंदे को लगा सकती है। इनकी संख्या की बात करें तो जो स्टार्टिंग में तो मिनिमम 3 और निर्वाचित सदस्यों का 10% तक रखी गई थी, फिर इनकी संख्या को 4, 5, 6 पर फिक्स कर दिया गया था, और फिर 2021 में संशोधन करके इसे 6, 8, 12 कर दिया गया है। और कुल मनोनीत सदस्यों में से कम एक सदस्य क्या होना चाहिए, दिव्यांग होना कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है। फिर आ जाती है वार्डों की संख्या, जो कि 6(2) के अंदर दी गई है। इसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किया जाता है, और प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या के अनुरूप इसको परिवर्तित किया जाता है। लेकिन ये इस परिवर्तन का जो प्रभाव है मौजूदा नगरपालिका पर नहीं पड़ता है, अगली नगरपालिका से लागू किया जाता है। आरक्षण की बात करें, ये 6(3) के अंदर दी है, साथ ही साथ 243 टीएसपी के अंदर भी दिया गया है। महिलाओं के आरक्षण की बात करें तो कितना है, संविधान के अंदर 33%, 2009 में राजस्थान सरकार ने 50% कर दिया, फिर 16 जुलाई 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाकर वापस 33% कर दिया है। SC/ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में मिलता है। SC/ST OBC का आरक्षण मिलाकर 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। OBC का जो आरक्षण है वो मैक्सिमम तो 21% होता है, लेकिन मिनिमम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 50% में से माइनस कर देंगे SC+ST का आरक्षण, तो अपने आप कौन सा आरक्षण निकल के आ जाएगा, OBC का आरक्षण निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर सीट की बात करें OBC सीट की, तो नगरपालिका में अगर जनसंख्या SC/ST की 70% ज़्यादा है तो OBC की कोई भी सीट नहीं होगी। लेकिन अगर SC/ST की जनसंख्या 70% से कम है तो उस कंडीशन में OBC की मिनिमम एक सीट होगी। और जो भी आरक्षण है सारा का सारा वो SC/ST OBC का, वो कब तक चलेगा, जब तक कि भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 334 में चलता रहेगा, तब तक यहाँ चलता रहेगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा धारा नंबर 7, जिसके अंदर नगरपालिका कार्यकाल की बात की गई है। कार्यकाल पहली जो बैठक है उससे लेकर 5 साल तक रहेगा, और अगर विघटन हो जाता है उस कंडीशन में 6 महीने के अंदर पुनर्चुनाव करवाए जाएंगे। और ये जो जो नई नगरपालिका आएगी वो शेष कार्यकाल के लिए रहेगी, और अगर जो विघटन है वो 5 वर्ष पूर्ण होने में 6 महीने बचे तब होता है, तो उस कंडीशन में पुनर्चुनाव नहीं करवाया जाएगा। ठीक है। फिर आती है धारा नंबर 8, जिसके अंदर लिखा है कि नगरपालिका जो शासन है नगरपालिका के अध्यक्षों को द्वारा चलाया जाएगा। फिर आती है धारा नंबर 9, जिसके अंदर वार्डों की विभाजन की बात की गई है, और वार्डों का विभाजन इस प्रकार से किया जाए कि सभी में लगभग समान जनसंख्या होनी चाहिए। फिर आता है धारा नंबर 10, जिसके अंदर वार्डों का निर्धारण की बात की गई है। जो वार्डों का निर्धारण की बात करी कौन करेगी, तो राज्य सरकार के आदेश के द्वारा किया जाता है, निर्वाचन के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें आरक्षित सीटें भी फिक्स की जाती है जो कि रोटेशन बेस पर होती है, और जो वार्डों का नंबरिंग है वो उत्तर पश्चिम कोण में से की जाती है। किस कोण से, उत्तर पश्चिम कोण से की जाती है। साथ में जो भी ये आदेश निकालेगी उसको जनता के पास 7 दिन में आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रकाशित किया जाएगा, और नगरपालिका इस पर क्या कर सकती है, उसको कॉपी भेजी जाएगी और वो इस पर टिप्पणी कर सकती है। इसी के साथ हमारी क्लास होती है द एंड पर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको करना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो हमने इंस्टाग्राम पर हमारा एक चैनल बनाया है, वो भी आप यहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज़,
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे और हम आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटीज़ में अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। जितनी भी बारीक चीज़ें हैं वो आपको पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी। तो आप ये इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, एक तो आपके कंटेंट के लिए है जहाँ पर आपको हर कंटेंट अपलोड कर दिया जाएगा, और साथ के साथ हमने एक डिस्कशन ग्रुप चैनल बनाया है जो नया हमने इनिशिएटिव लिया है। डिस्कशन कर सकते हैं आप यहाँ पर, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम वहीं पर मैन टू मैन आपको वहाँ पर समझा दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी जो भी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। साथ में आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी, और जितने भी आपके भाई बंधु हैं जो इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर हमारे राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी नया कंटेंट आपको चाहिए, तो आप हमें आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल पाता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।